हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ सतीश चंद्रा की बुक से, जो हमारे मध्यकालीन भारत की सीरीज चल रही थी ना, उसका चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले चैप्टर नंबर 8 मैंने कल अपलोड कर दिया था। अगर किसी ने ना देखा हो तो वो जाके देख ले। ठीक है फ्रेंड्स, और कल ही मैंने बायोलॉजी का पार्ट 2 अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने 330 क्वेश्चन लगभग कराए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 9वां चैप्टर है। इसके बाद 10वां और 11वां। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ये बुक कंप्लीट हो जाएगी हमारी, क्योंकि इससे पहले मैंने 12वीं मुगल काल कंप्लीट कराई दिया था, चैप्टर नंबर 12 से लेकर 21 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम देखेंगे बहमनी साम्राज्य और पुर्तगालियों का आगमन। ठीक है फ्रेंड्स, बहमनी साम्राज्य और पुर्तगालियों का आगमन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे लिए कुछ है नहीं, यहाँ से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और बहमनी साम्राज्य के साथ टकराव। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन बना कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है, तो हरिहर बुक्का ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, हरिहर बुक्का ने की, जो 5 भाइयों के परिवार के एक अंग थे। ठीक है फ्रेंड्स, एक कथा के अनुसार वे पहले वारंगल के काकतियों के सामंत रह चुके थे और फिर आधुनिक कर्नाटक में स्थित काम्पिली राज्य के मंत्री रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर बुक्का ने। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार सन पूछ लेता तो सन है 1336। और ये 5 भाइयों के परिवार के अंग थे, जो पहले वारंगल के काकतियों के सामंत रह चुके थे और आधुनिक कर्नाटक में काम्पिल्य राज्य में मंत्री। अब चलते हैं आगे। अपने गुरु विद्यारण के निर्देश पर वे। ठीक है फ्रेंड्स, अपने गुरु विद्यारण के निर्देश पर वे, इनके गुरु का नाम याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन क्या पता आप आगे पूछ ले, तो गुरु विद्यारण इनका नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अपने गुरु विद्यारण के निर्देश पर वे हिंदू धर्म में शामिल हुए और उन्होंने विजयनगर राज्य को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हरिहर के राज तिलक को 1336 की घटना बताया जाता है। 1346 तक पूरा होयसल राज्य विजयनगर शासकों के हाथों में आ चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 1356 में बुक्का अपने भाई की मौत के बाद विजयनगर की गद्दी पर बैठा। ठीक है फ्रेंड, और 1377 तक शासन किया, यानी कि 1377 तक। आगे चलते हैं। दक्षिण में मदुरई के सुल्तान उसके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। 1377 तक मदुरई की सल्तनत का सफाया हो चुका था। इस समय रामेश्वर तक पूरा दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य में शामिल हो गया था या मिला लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें तमिल प्रदेश तथा चेर कहाँ थे, केरल में। ठीक है फ्रेंड्स, ये चेर केरल में राज्य कर रहे थे, केरल शामिल था। उत्तर में विजयनगर का सामना बहमनी साम्राज्य के रूप में एक शक्तिशाली शत्रु से हुआ। बहमनी साम्राज्य 1347 में अस्तित्व में आया। एक अफगानी दुस्साहसी अलाउद्दीन हसन उसका संस्थापक था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक ये कई बार पूछा गया है, इसका नाम है हसन, अलाउद्दीन हसन। लेकिन कई बार ये एग्जाम में ये नहीं होता कि अलाउद्दीन हसन, कई बार लिखा होता है हसन गंगू, तो ये भी ठीक होगा। उसका रियल नाम था हसन, लेकिन बाद में उसने अपने नाम बदल के हसन गंगू कर लिया। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए आगे, गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहकर ऊपर उठा था और इसलिए उसे हसन गंगू भी कहते थे या कहलाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सत्ता संभालने के बाद उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि ग्रहण की या धारण की। आगे चलते हैं। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के बीच हित 3 अलग अलग क्षेत्रों पर आपस में टकराते थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो विजयनगर के राजा थे और ये बहमनी सुल्तान थे ना, ये 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 1367 में बुक्का प्रथम ने विवादित तुंगभद्रा दोआब को मुदक्कल किले पर हमला किया, तो उसने एक आदमी को छोड़ पूरी छावनी को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखिए 1367 में जो बुक्का प्रथम था ना, उसने विवादित जो तुंगभद्रा का दोआब में मुदगल के किले पर हमला किया और एक आदमी को छोड़कर मतलब सबको ही मार डाला होगा, पूरी छावनी को। इस जंग के दौरान हमें दो पक्षों द्वारा पहली बार तोपों का इस्तेमाल सुनाई पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, इस जंग में ना पहली बार हमें तोपों का इस्तेमाल की बात सुनाई पड़ती है। ठीक है फ्रेंड, जब मैंने आपको बाबर का इतिहास पढ़ाया था तो मैंने वहाँ बताया था कि हमारे भारत में तोपें तो पहले भी थी, बट उनका यूज हम बहुत कम करते थे, युद्ध वगैरह में उनका यूज नहीं करते थे। तो वहाँ भी मैंने यही बात बताई थी कि हमारे पास दक्षिण भारत में तोपें तो थी, लेकिन हम यूज उनका ऐसे जंगों के लिए नहीं करते थे। तो वही बात यहाँ बताई गई है। इस जंग के दौरान हमें ठीक है फ्रेंड, इस जंग के दौरान हमें तोपों का इस्तेमाल की बात सुनाई पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, मदुरई की सल्तनत को प्राप्त करने के बाद दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के बाद विजय साम्राज्य ने हरिहर द्वितीय के काल में, ठीक फ्रेंड्स, ये 1377 से 1404 तक इसका काल रहा होगा, पूर्वी तट की ओर प्रसार की नीति आरंभ की। इस क्षेत्र में अनेक रजवाड़े थे, जिसमें उसने उल्लेखनीय गोदावरी, कछार और ऊपरी भाग में रेड्डी, निचले भाग में वारंगल स्थापित थे। ठीक है फ्रेंड, मतलब इन्होंने दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद जो हरिहर द्वितीय बैठा था ना गद्दी पर, इसने एक नया नीति प्रचार आरंभ किया और अनेक रजवाड़े, जिसमें उल्लेखनीय गोदावरी, कछार में और उसके ऊपरी में जो ये रेड्डी वगैरह थे ना, ये कारण उसमें थे आंध्र प्रदेश वगैरह में। तो ये यहाँ तक अपना शासन स्थापित करने की सोच रहा था। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे, अनिश्चितता के एक काल के बाद, ठीक है, अनिश्चितता के एक काल के बाद देवराय प्रथम 1404 से 1422 तक हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा या सिंहासन रूढ़ हुआ। ठीक है, उसके शासन के आरंभिक काल में तुंगभद्रा दोआब से लेकर फिर युद्ध हुआ। वह बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के हाथों हारा और उसे हर जाने के रूप में 10 लाख हूण, ठीक है फ्रेंड, एक हूण पता कितने का होता है? 5 लाख का हूण होता है एक। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप हिसाब लगा लीजिए। 10 लाख हूण दिए, मोती, मणिक और हाथी देने पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उस टाइम हूण वगैरह चलते होंगे और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे हाथी घोड़े, क्योंकि ये जंग में बहुत ही मतलब अच्छी तरह रोल प्ले करते होंगे जंग में हाथी वगैरह, क्योंकि उस टाइम जिसके पास जितने हाथी और घोड़े ज़्यादा होंगे उसका वर्चस्व लड़ाई में ज़्यादा रहेगा। ठीक है फ्रेंड, सभी प्रभावी विवादों से बचने के लिए सुल्तान ने अपनी बेटी ब्याहने और दहेज में दोआब में स्थित बांकापुर देने का वादा करना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इतना सब 10 लाख हूण, हाथी वगैरह ले लिए और फिर भी वे नहीं मान्य होंगे, तो बादशाह थोड़ा डर गया होगा। सभी विवादों से बचने के लिए वो सुल्तान ने अपनी बेटी राजा को ब्याह दी और दहेज में दोआब का बांकापुर का क्षेत्र देने का भी वादा कर दिया, मतलब पूरी मौज कर दी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देवराय फिरोज शाह बहमनी को करारी मात देने और कृष्णा नदी के मुहाने पर इस पूरे रेड्डी क्षेत्र को हथियाने में सफल रहा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विजयनगर की गद्दी पर देवराय द्वितीय 1425 से 1446 तक इसका शासन ठीक है था। इसका शासन 1425 से 1446 तक था, यही बताया गया। विजयनगर साम्राज्य पर देवराय द्वितीय 1425 में गद्दी पर बैठा, जिसे इस वंश का सबसे महान शासक समझा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी नई सेना के साथ देवराय द्वितीय 1443 में तुंगभद्रा को पार किया और मुदगल बांकापुर को फिर से पाने का प्रयास किया, जो कृष्णा नदी के दक्षिण में थे और बहमनी दक्षिण में थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं तक थी। 3 कड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई और आखिरकार दोनों पक्षों में के बीच मौजूदा सीमाओं पर सहमत होना पड़ा। मतलब 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, फिर भी कोई हल नहीं निकला, तो इन्होंने समझौता करना अच्छी बात समझा। ठीक फ्रेंड्स, ये देखो सहमत होना पड़ा। 16वीं सदी में पुर्तगाली लेखक नूनीज, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ये नूनीज कहाँ से आया था, तो पुर्तगाल का लेखक था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। नूनीज का कहना था कि क्विलोन ये तमिलनाडु के जो आसपास का क्षेत्र है ना, इसे तो क्विलोन कहते थे। क्विलोन, श्रीलंका, पुलिकट, ठीक है फ्रेंड्स, पुलिकट, बर्मा मलाया, पेंगू और तेन्नासरीम के राजा कृष्णदेव राय को खराज देते थे। ठीक है फ्रेंड्स,
इसका शासनकाल बहुत बड़ा होगा। तो इसमें बताया गया, नूमित कहता है कि जो क्विलिन का क्षेत्र था श्रीलंका के राजा पुलिकट, बर्मा, मलाया और पेंगू और तेन्ना सेमीम के जो राजा थे ना, ये इसको खिराज देते होंगे सालाना। ठीक है फ्रेंड्स, यही बात बताई गई है। आगे चलते हैं। अभी देखिए यात्री इतावली, इतावली यात्री निकोलो कोंटी, इसको भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि ये कहाँ से आया था, तो ये इतावली यात्री था निकोलो कोंटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रख लेना, कई बार ना ये एग्जाम में मैच करने के लिए पूछ लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे इतावली निकोलो कोंटी, इतावली से आया था निकोलो कोंटी। और जो नूनीज था ये अरब को क्या कहते हैं, पुर्तगाल का था। और जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था ना वर्नियर, वो फ्रांस का था। अब्दुल रजाक जो आगे आएगा वो फारस का था। और सुलेमान था, सुलेमान कहाँ से आया था, सुलेमान शायद वो भी अरब से ही आया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद देख लेना, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, सुलेमान भी अरब से ही था। अब देखते हैं ये क्या कहता है। ये देखो आ गया ना, फारस का यात्री अब्दुल रजाक, जिसने भारत में और दूर दूर तक की यात्राएं की थी। देवरा द्वितीय के काल में विजयनगर में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा बहमनी साम्राज्य का प्रसार और विघटन। ठीक है फ्रेंड्स, अब बहमनी साम्राज्य को देखेंगे। तो बहमनी साम्राज्य का सबसे उल्लेखनीय शक्तिशाली व्यक्ति फिरोज शाह बहमनी था। ठीक है फ्रेंड, वह एक धार्मिक ज्ञान अर्थात कुरान और टीकाओं, इस्लामी कानून आदि की तरह आदि से अच्छे परिचित था। ठीक है फ्रेंड्स, वह वनस्पति शास्त्र, ज्योमिति, तर्कशास्त्र आदि विज्ञान के शौक भी रखता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वह एक अच्छा किताबिक और शायर था। किताबिक माने यहाँ बताया गया, किताबिक का मतलब होता है लेखक। ठीक है फ्रेंड्स, वह एक अच्छा लेखक और शायर भी था। आगे चलते हैं। और अक्सर आंसू कविताएं लिखता था। फरिश्ता के अनुसार वह फारसी, अरबी और तुर्की में ही नहीं बल्कि तेलुगु, कन्नड़ और मराठी में भी सिद्धस्त था। ठीक फ्रेंड्स, फरिश्ता ये लेखक है। आगे चलते हैं। फिरोज शाह बहमनी का संकल्प दक्कन को पूरे भारत की संस्कृति राजधानी बनाने का था। ठीक फ्रेंड्स, जो इसका फिरोज शाह बहमनी का संकल्प था ना, ये दक्षिण क्या कहते हैं, दक्कन को भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उसने ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों पढ़ रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, और वह सभी धर्मों और मूल तत्वों का सम्मान करता। उसे फरिश्ता ने एक सच्चा मुसलमान कहा है, जिसकी अकेली कमजोरी यह थी कि वह शराब पीने और संगीत सुनने का शौकीन था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रशासन में बड़े पैमाने पर हिंदुओं को भर्ती बहमनी साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया। ठीक है फ्रेंड, इनके काल में सबसे ज़्यादा हिंदू भर्ती हुए होंगे सेना में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फिरोज 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 शाह बहमनी खगोलियों को प्रोत्साहन देता था। उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। उसने अपने साम्राज्य में प्रमुख बंदरगाह चोल और दालों पर काफ़ी ध्यान दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। खेलड़ा खेलड़ा के राजा खेलड़ा के राजा गोंड राजा। ठीक है फ्रेंड, खेलड़ा के गोंड राजा नरसिंह राय को हराकर फिरोज शाह बहमनी ने बरार की ओर तमरी राज्य को बढ़ाना आरंभ किया। ठीक है फ्रेंड्स, 1419 में बहमनी साम्राज्य को एक बड़ा धक्का लगा जब देवराय प्रथम के हाथों फिरोज शाह बहमनी पराजित हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, 1419 में मतलब जो फिरोज शाह था ना, इसको देवराय प्रथम ने हरा दिया होगा, तो बहुत बड़ा धक्का लगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस हार से यहाँ से देखेंगे फ्रेंड, इस हार से उसे अपने भाई अहमद शाह के प्रथम के पक्ष में सत्ता छोड़नी पड़ी। ठीक है फ्रेंड, इसका कोई भाई होगा तो उसने, ये पहले ही हार चुका था, फिर इसका कोई भाई होगा अहमद शाह, वो आया होगा, उनके बीच में विवाद हो गया, तो उसने कहा होगा छोड़ो, तुम यार भाई हो तो तुम ये राजपाट संभाल लो, मैं तो वैसे ही हार गया हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस हार से उसे अपने भाई अहमद शाह प्रथम के पक्ष में सत्ता छोड़नी पड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं। ये जो नेक्स्ट लाइन है ना, ये तो यहाँ तक थी, सत्ता छोड़नी पड़ी। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। अहमद शाह, इसके भाई का नाम, इसका भाई है ये अहमद शाह। यहाँ से हमारी नेक्स्ट लाइन शुरू हो रही है। अहमद शाह प्रसिद्ध। ठीक है फ्रेंड्स,
प्रसिद्ध सूफी संत गेसु दराज के संपर्क में रहने के कारण बली कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। एक बार दोबारा बता देता हूँ। दूसरी लाइन, पहली लाइन तो यहाँ तक थी ना, उसे अपने भाई अहमद शाह के प्रथम में सत्ता छोड़नी पड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट लाइन शुरू होगी ये यहाँ से है। अहमद शाह प्रसिद्ध सूफी संत गेसु दराज के संपर्क में रहने के कारण बली या संत कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, कहा जाता था, समझ गए होंगे। दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट है, अहमद शाह ने। ठीक है फ्रेंड्स, हम नीचे देखते हैं। अहमद शाह ने वारंगल, ठीक है फ्रेंड, अहमद शाह ने वारंगल पर हमला किया और उसके राजा को एक लड़ाई में हराकर मार डाला। उसके अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। नवविजित क्षेत्रों पर अपने शासन का दृढ़ बनाने के लिए वह अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर ले गया। ठीक है फ्रेंड, कई बार वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वारंगल की राजधानी क्या थी, तो ये थी गुलबर्गा, और फिर ये स्थानांतरित होकर बीदर में चली गई थी। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद उसने मालवा, गोंडवाना और कोंकण की ओर अपनी नज़र उठाई या घुमाई। अब चलते हैं आगे। ये आया कोई नया बंदा, महमूद गाबा। ठीक है फ्रेंड्स, बहमनी साम्राज्य का प्रसार, महमूद गाबा के प्रधानमंत्रित्व में वह शक्ति और विस्तार की ऊंचाइयों पर जा पहुंचा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आया होगा इसने और मतलब राजपाट को बढ़ाया। आगे चलते हैं। उसका वह जन्म से ईरानी और आरंभ में एक व्यापारी था। ठीक है फ्रेंड्स, वह जन्म से ईरानी और आरंभ में एक व्यापारी था। उसे मलिक उल तुज्जार की उपाधि दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसको महमूद गाबा को उसे मलिक उल तुज्जार की उपाधि दी गई। उसने पूर्व में और अधिक कब्जा करके बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। लेकिन दालोब और गोवा समेत पूर्वी समुद्री तटों को रौंद देना महमूद गाबा का प्रमुख सैन्य योगदान था। ठीक है, लेकिन दालोब और गोवा समेत पश्चिमी समुद्री तटों को रौंद देना महमूद गाबा का प्रमुख योगदान था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए, महमूद गाबा ने साम्राज्य को 8 भागों में बांट दिया। ठीक है फ्रेंड्स, महमूद गाबा ने साम्राज्य को 8 प्रांतों में बांट दिया, या तरफ कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, 8 प्रांत कह लो, या इनके साम्राज्य में प्रांतों को तरफों कहा जाता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 8 प्रांतों में बांट दिया। हर तरफ का शासन एक तरफदार चलाता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये तरफ लिखा है ना, तरफ मतलब प्रांत ही होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तरफ का मतलब प्रांत होता था, तो हर तरफ का शासन एक तरफदार चलाता था। नगद वेतन या जागीर के रूप में दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, वेतन उनको नगद या दिया जाता होगा या जागीरें दी जाती होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हर प्रांत या तरफ, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरफ को क्लियर कर लो, अभी इसको प्रांत कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, हर प्रांत में सुल्तान के खर्च के लिए भूभाग अलग रखा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो हर जहाँ जहाँ इनका शासन होगा ना, जिन जिन क्षेत्रों पे, तो वहाँ हर एक क्षेत्र में ना एक भूभाग होगा, और जो सिर्फ राजा को खर्च के लिए रखा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब हर राज्य में एक तिजोरी होगी, तो जहाँ मतलब राजा दिल्ली में है, दिल्ली से अगर गया कर्नाटक की तरफ, तो वहाँ की जो अलग तिजोरी होगी ना, उससे राजा अपना खर्च वगैरह चलाता था। सिंपल भाषा में बता दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ यही लिखा हुआ है, पर हर प्रांत में सुल्तान के खर्च के लिए एक भूभाग अलग रखा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, भूभाग मतलब जो भी वहाँ की बनाई होगी इसने, इस भूभाग से इतना खर्च करना है, इस भूभाग से उतना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। महमूद गाबा कला का संरक्षक था। उसने राजधानी बीदर में एक शानदार मदरसा बनवाया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 1000 अध्यापक और छात्र रह सकते थे। आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उसके विरोधी नौजवान सुल्तान के कान भरने में कामयाब रहे। ठीक है फ्रेंड, उसने 1482 में गाबा को मरवा डाला। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसके विरोधी वगैरह होंगे ना, दुश्मन वगैरह, ठीक है फ्रेंड, उसके विरोधी नौजवान सुल्तान के कान भरने में कामयाब रहे। ठीक है फ्रेंड, और उसे मरवा डाला गया। विभिन्न तरफदार स्वतंत्र हो गए। तरफदार मतलब जो गाँव में जो तरफ बोलते थे ना प्रांत को, जो तरफदार के
नामक ये अधिकारी था, ये स्वतंत्र हो गया और जल्द ही बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया। ठीक है फ्रेंड, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर, बरार और क्या कहते हैं बीजापुर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बट गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इनमें से अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों को, ये कोल लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये मैंने पेंसिल से लिखा है। गोलकुंडा के राज्यों को 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है फ्रेंड, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बस सुनते जाइए, पढ़ाने का काम मेरा है अच्छी तरीके से। और फ्रेंड्स, आप रियलाइज़ कर रहे होंगे कि जो पिछली वीडियो थे ना, इन जो वीडियो अब करंट में आ रही हैं तो इनमें वॉइस की कोई इशू नहीं हुई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था, मैंने एकदम हाई क्वालिटी का माइक ऑर्डर किया था, वो आ गया है। तो मैं वीडियो उसी से शूट करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। और बाकी एक बात और फ्रेंड बता दूँ, आप चाहे कितनी हाई क्वालिटी का माइक मंगा लो, लेकिन मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि मेरा घर ना रेलवे ट्रैक से थोड़ी सी दूर पे है। तो जब वो ट्रेन आती है ना ट्रैक पे, तो आप कितनी हाई क्वालिटी का माइक लगा लो, लेकिन उसके शोर के आगे सब कुछ फेल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा एडजस्ट करना, और हो सकता है जब भी ट्रेन आती है ना तो मैं वीडियो रोक देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये मत समझना कि सर वीडियो बार बार क्यों रोक देते हैं। मैं ये इसीलिए रोक देता हूँ ताकि बैकग्राउंड में नॉइस ना हो, क्योंकि आपको पता है जब ट्रेन शताब्दी वगैरह आती है तो चाहे आप कितना ही मतलब हाई क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट ला के रख दो, लेकिन उसकी आवाज़ सब फेल है रेलवे ट्रैक के, रेलवे के सामने। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलती वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये तो मैंने पढ़ाया ही था, आगे बढ़ गया था। ठीक है फ्रेंड, विजयनगर साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और उनका विघटन देखना फ्रेंड। ये पहली लाइन है यहाँ से, विजयनगर में ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार को नियम स्थापित नहीं हुआ था। ठीक फ्रेंड, विजयनगर में जो बड़ा पुत्र होता था ना, ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार का नियम स्थापित नहीं हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नियम स्थापित नहीं हुआ था, वो नेक्स्ट पेज पे लिखा है, अभी दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, पहली लाइन तो ये होगी, विजयनगर के ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार का नियम स्थापित नहीं हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, पहली लाइन ये होगी, लेकिन दूसरी लाइन यहाँ से है। इस पेज पे ना ऊपर नीचे करके लिखा गया है लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी लाइन यहाँ से है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए देवराज द्वितीय की, ये दूसरी लाइन है यहाँ से, देवराज द्वितीय की मृत्यु 1446 में। ठीक है, देवराज द्वितीय की मृत्यु के बाद ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं। मृत्यु के बाद गद्दी के विभिन्न दावेदारों के बीच गृह युद्ध का सिलसिला चालू हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहली लाइन का था जो मैंने आपको बताया था ना, ये ज्येष्ठ पुत्र का उत्तराधिकार स्थापित नहीं हुआ था, यहाँ तक पहली लाइन है। दूसरी लाइन मैंने आपको बताया, जब देवराज की मृत्यु के बाद गद्दी के विभिन्न दावेदारों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस बुक में कई लाइन ऊपर नीचे लिखी हुई है, इसीलिए मैं आपको सिक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, के बाद चलते हैं। कुछ समय बाद मंत्री सुलभा ने गद्दी को हड़प लिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि गद्दी में चल रहा था युद्ध, तो ये जो मंत्री था ना सुलभा, इसने गद्दी को हड़प लिया। सुलभा ने कानून व्यवस्था को बहाल कर दिया और एक नए राजवंश की स्थापना की। जल्द ही इस वंश का भी अंत हो गया। कृष्णदेव राय नया राजवंश, जिसे तुलुवा राजवंश कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कृष्णदेव राय किस वंश के थे, तो तुलुवा वंश के थे या तुलुवा वंश के। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, कृष्णदेव राय तुलुवा वंश या तुलुव वंश से थे। ठीक है फ्रेंड, तुलुवा वंश कहते थे का आरंभ हुआ। ठीक है, कृष्णदेव राय ने 1509 से 1530 तक शासन किया। इस राजवंश के सबसे महान व्यक्ति थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कृष्णदेव राय को न सिर्फ कानून व्यवस्था को बहाल करना पड़ा, बल्कि विजयनगर के पुराने विरोधियों से भी निपटना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कृष्णदेव राय के विरोधियों से निपटना पड़ा। ठीक है, और उन्हें साथ ही, यहाँ लिखा है, साथ ही उसे पुर्तगालियों का भी सामना करना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 7 वर्षों तक चली गृह युद्ध की श्रृंखला में कृष्णदेव ने पहले उड़ीसा के शासकों कृष्णा नदी के सभी क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य में मिलाने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसने कृष्ण जो भी उड़ीसा का शासक था ना, उसको मजबूर कर दिया और सारे क्षेत्र उस पर मिलाने के लिए मजबूर हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा है, इसके बाद, या इसके, ये लिखा हुआ है बाद, इसके बाद तुंगभद्रा के दोआब पर नियंत्रण किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा, तुंगभद्रा के दोआब पर नियंत्रण किया। अब आगे चलते हैं। फिर उन्होंने बीजापुर पर कब्जा करके अनेक दिनों तक उसे लूटा और संधि
संधि से पहले गुलमर्गा को नष्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, संधि की और संधि से पहले ना गुलमर्गा को नष्ट कर दिया। आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कृष्णदेवराय एक महान निर्माता के साथ। ठीक है, कृष्णदेवराय एक महान निर्माता के साथ, यहाँ लिखा हुआ कृष्ण के साथ तेलुगु और संस्कृत का भी विद्वान था। उसके शासन में तेलुगु साहित्य का एक नया युग आरंभ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, उसने तेलुगु, कन्नड़, तमिल कवियों को एक समान संरक्षण दिया। ठीक है फ्रेंड्स, कोई मतलब भेदभाव नहीं किया होगा। आगे चलते हैं। विजयनगर शासकों में हिंदू धर्म का महान संरक्षक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विजयनगर जो शासक थे ना, इसमें कृष्णदेवराय को हिंदू का महान संरक्षक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी देख रेख में बड़ी संख्या में मंदिर, विद्यालय और मठ बनवाए गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 1530 में कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद, ठीक है फ्रेंड्स, 1530 में कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद उसके संबंधियों में उत्तराधिकार का संघर्ष चल उठा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसके सभी बेटे अवयस्क थे, मतलब छोटे ही होंगे उस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, 1543 में सदाशिव राव को गद्दी पर बिठाया गया और 1567 तक उसने शासन किया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, शासन किया, लेकिन वास्तविक शक्ति थी ना, एक त्रिमूर्ति के हाथों में थी। मतलब कोई 3 बंदे होंगे और जिसमें सबसे आगे था, जिसमें सबसे अग्रणी व्यक्ति रामराज था। ठीक है, रामराज ने, देखो ये लिखा है ना रामराज ने, ये उसने लिखा है, उसका सिर्फ हमें ने लेना है। रामराज ने पुर्तगालियों के एक व्यापारिक संधि की, जिसके अनुसार बीजापुर के शासकों को घोड़े की आपूर्ति रोक दी गई। ठीक है, इन्होंने पुर्तगालियों के साथ एक संधि की थी, जिसके अनुसार बीजापुर के शासकों को घोड़े की आपूर्ति रोक दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखा था रोक दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, युद्धों की इस श्रृंखला में उसने बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर को भी अपमानजनक बातें बोली। मतलब जो युद्ध की श्रृंखला चल रही थी ना, उसमें बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के जो शासक वगैरह होंगे तो उनको भी गाली गलौज करता होगा उस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, आखिर उन्होंने एक होकर 1565 में तालीकोटा के पास एक बन्नी हट्टी में विजयनगर को करारी शिकस्त दी। इसे तालीकोटा की लड़ाई या राक्षस तंगड़ी की लड़ाई कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। कई बार ये पूछा गया है कि जो विजयनगर की लड़ाई हुई थी कब हुई थी, तो 1565 में, ये लिखा हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और कई बार ये पूछ लेता है कि 1565 में कौन सी लड़ाई हुई थी, तो याद रखेंगे। कई बार विजयनगर दे देता है, कई बार विजयनगर ऑप्शन में नहीं होता तो बन्नी हट्टी की लड़ाई दे देता है, और कई बार ये बन्नी हट्टी भी नहीं होता तो राक्षस तगड़ी की लड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, इस लड़ाई की 3 नाम है, तीनों आपको याद रखने हैं। और यहाँ लिखा है रामराज घेर लिया गया, कैद कर लिया गया और तुरंत मार डाला गया। ठीक है फ्रेंड, विजयनगर को पूरी तरह लूट कर खंडर बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए आगे, विजयनगर साम्राज्य में राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, साम्राज्य के राज्यों या मंडल प्रांतों में बांटा गया था, इसके नीचे नाडु, ठीक है फ्रेंड्स, स्थल और ग्राम होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो विजयनगर साम्राज्य था ना, इसमें मंत्री, राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री होती थी, और इनका साम्राज्य ना राज्यों या मंडलों को प्रांत कहते थे, बांटा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, देखो प्रांतों से नीचे होते थे जिले। ठीक है फ्रेंड्स, और जिले को नाडु भी कहते थे। इनको टर्मों को याद रखना, ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके नीचे नाडु, ठीक है फ्रेंड्स, फिर स्थल होते थे और फिर ग्राम होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आरंभ में राजकुमार प्रांतों के अधिपति होते थे, बाद में अधीनस्थ शासक परिवारों के सदस्यों और कुलीनों को प्रांतपति बनाया जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, आरंभ में मतलब शुरुआत में तो जो राजकुमार वगैरह होते थे इनको ये अधिपति बना दिए जाते थे, लेकिन बाद में अधीनस्थ शासक परिवार सदस्यों और कुलीनों को, यानी कि अमीरों को प्रांतपति बनाया जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन प्रांतपतियों को अपने अधिकारी नियुक्त ये प्रांतपति, ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए प्रजापति, ये ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये प्रजापति थे ना जो प्रांतपति, ये पेन से लिख दिया मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रांतपति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रांतपतियों अपने अधिकारी नियुक्त करते और सेना रखते थे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, दोबारा बता देता हूँ।
जो यह दिन शासक थे ना अपने परिवारों और कुलीन अमीरों को प्रांतपति बनाने बनाने जाने लगा। तो ये प्रांतपति भी बहुत चालक थे। तो देखते हैं ये प्रांतपतियों ये प्रांतपतियों और प्रांतपति ये प्रांतपतियों को अपने, ठीक फ्रेंड्स, ये आगे तक है यहाँ तक, ठीक फ्रेंड्स। ये प्रांतपतियों को अपने अधिकारी नियुक्त और सेना रखते थे, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक अभी भी लाइन सही नहीं लग रही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये प्रांतपति, ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रांतपति अपने अधिकारी नियुक्त करते थे और सेनाएं रखते थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब लाइन अच्छी लग रही है क्योंकि वहाँ को एक्स्ट्रा था, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रांतपति अपने अधिकारी नियुक्त करते थे और सेना रखते थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब लाइन एकदम एग्जैक्ट मैच हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। केंद्र प्रशासित एक बड़े क्षेत्र में, ठीक फ्रेंड, केंद्र प्रशासित एक बड़े क्षेत्र में राजा सैन्य सरदारों को निश्चित राजस्व वाले आमरण क्षेत्र देता था, ठीक फ्रेंड। जो केंद्र प्रशासित जो क्षेत्र थे ना, इसमें जो सरदार थे ना, जो सेनापति वगैरह होंगे, उनको राजा राजस्व के रूप में आमरण क्षेत्र देता, ठीक है फ्रेंड्स। ये सरदार पल्ल्यागर या पल्लेकार या नायक कहलाते थे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। विजयनगर के साम्राज्य में किसानों की आर्थिक दशा इस इतिहासकार एक मत नहीं है, ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि अधिकांश यात्रियों को ग्रामीण जीवन का बहुत कम ज्ञान था, ठीक फ्रेंड्स। जो विजयनगर साम्राज्य में ना, इसके जो इतिहासकारों को ना इस राज्य में किसान की जो आर्थिक दशा थी ना, उन पे अलग अलग लोगों की अलग अलग टिप्पणी है, क्योंकि अधिकांश यात्रियों को ग्रामीण जीवन का ज्ञान नहीं था। जो यात्री वगैरह आए होंगे तो उनको ग्रामीण जीवन का इतना नॉलेज वगैरह नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अब देखते हैं टैक्स कैसे लगाते थे। भूकर के अलावा दूसरे से भी बहुत कर भी थे, ठीक फ्रेंड्स। भूकर के अलावा दूसरे बहुत से कर थे, जैसे संपत्ति कर, फसल बिक्री कर, व्यवसाय कर, आपातकाल में सेना के योगदान, विवाह कर आदि, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कर वगैरह थे। तो एक बार और देख लीजिए। भूकर यानी ज़मीन से कर, और संपत्ति कर, फसल की बिक्री कर, व्यवसाय कर, और सेना, आपातकालीन में जो सेना आती थी ना, तो सेना के योगदान में कर लेते होंगे, विवाह कर आदि, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पुर्तगालियों का आगमन, ठीक है फ्रेंड्स। 1498 में, कई बार क्वेश्चन पहली लाइन से ही बना कि पुर्तगाली कब आए, तो 1498 में आए। और कई बार ये पूछ लेता है कि 1498 में कौन आया, तो वास्को डी गामा आया था, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखेंगे 1498 में वास्को डी गामा 2 जहाज लेकर कालीकट पे उतरा, ठीक है फ्रेंड्स। और उनके चालक गुजराती थे, मतलब जो जहाज वगैरह चला रहे होंगे ना, तो वो गुजरात से थे, याद रखेंगे। पुर्तगाली ऐसे समय भारत आए थे जब यूरोप में दलदलों की सुखाई, जंगल की कटाई, सुधरे हुए हल का प्रचलन और एक अधिक वैज्ञानिक फसल चक्रण के कारण मवेशियों की संख्या और मांस की आपूर्ति बढ़ रही थी, ठीक है फ्रेंड्स। और यूरोप में अर्थव्यवस्था तेजी से सुधर रही थी। तब ये पुर्तगाल का जो वास्को डी गामा था ना, ये हमारे इंडिया में झक मारने आया था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। आर्थिक पुनरुत्थान के साथ इन सब चीज़ों की मांग बढ़ी, खासकर काली मिर्च और मसालों की। इनकी आवश्यकता मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए करनी पड़ती थी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत व दक्षिण पूर्व एशिया में काली मिर्च स्थल मार्ग तथा अंशतः समुद्री मार्ग से लेवेंट, मिस्र और काला सागर के बंदरगाहों तक लाई जाती थी, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें बताया काली मिर्च का जो व्यापार होता था ना, तो भारत दक्षिण पूर्व एशिया समुद्री मार्ग से लेवेंट या मिस्र और काला सागर की बंदरगाहों तक इनका काली मिर्च लाई जाती होगी, ठीक है फ्रेंड्स, जहाज़ों में, ठीक फ्रेंड्स। 15वीं सदी के आरंभिक भाग में उसने उस्मानी तुर्कों की सत्ता के उदय के बाद ये सभी क्षेत्र तुर्कों के नियंत्रण में आ गए, ठीक है फ्रेंड्स। 15वीं सदी में ये उस्मानी तुर्क आ गए, तो ये सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया उस्मानी तुर्कों ने, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते। इसलिए तुर्क खतरे के खिलाफ, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए तुर्क खतरे के खिलाफ जंग का एक परचम भूमध्य सागर से पश्चिमी भाग की शक्तियों अर्थात स्पेन, पुर्तगाल को बुलंद किया, ठीक है फ्रेंड्स। उनकी सहायता से उत्तरी यूरोप में जन देकर तथा जनोवा
ये वही फ्रेंड्स है स्विट्जरलैंड में जो जनेवा था ना, उस टाइम जनेवा बोला जाता, वो जनेवा वालों ने वेनिस के प्रतियोगी थे। ठीक फ्रेंड, जहाज और तकनीकी ज्ञान लेकर भारत के लिए एक सीधे मार्ग की खोज अकेले पुर्तगालियों ने नहीं की, बल्कि इन सभी लोगों ने शुरू की। ठीक है फ्रेंड्स, जो भारत की खोज वगैरह थी ना, वही बताया गया कि यहाँ कई लोगों ने मिलकर की थी। जैसे ये वेनिस के यात्री वगैरह थे, ये कुछ ना कुछ अपना योगदान दे रहे थे उस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जो जनेवा वासी थे ना, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो जनेवा वासी क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें ये लिखा है, इनमें जनेवा वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की शामिल थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये खोजने तो निकला था क्रिस्टोफर अपने इंडिया को, लेकिन ये पहुंच जाता है उधर कैरेबियन सागर अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। 1418 के बाद टॉम हेनरी अफ्रीका के पश्चिमी तटों की खोज के लिए हर साल 2 या 3 जहाज भेजता था। देख लो, अंग्रेज उस टाइम भी चुप नहीं बैठे होंगे, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल ही रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, 2-3 जहाज भेजा करता था और गुजरात के समुद्र मार्ग की तलाश के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके 2 उद्देश्य थे। पहला, समृद्ध पूर्वी व्यापार से तुर्कों और अपने यूरोपीय प्रतियोगियों को बाहर निकालना, खासकर वेनिस वालों को। ठीक है फ्रेंड्स, ये मतलब हेनरी था ना, ये अफ्रीका की खोज के लिए 2-3 जहाज भेजता था और इंडिया की खोज के लिए भी। इनका प्रमुख उद्देश्य था ना, जो तुर्क और यूरोपीय व्यापार कर रहे थे ना प्रतियोगी, उनको बाहर निकालना था, खासकर वेनिस वालों को, क्योंकि ये ज़्यादा उस टाइम उद्यम मचा रहे होंगे। दूसरा अफ्रीका और एशिया के हब्शियों और ईसाइत के दायरे में लाकर तुर्कों और अरबों की बढ़ती ताकत को रोकना। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होगे, हिंदी में लिखा है, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। 1488 में बार्थोलोम्यू दिराज ने केप ऑफ गुड का चक्कर लगाकर तथा यूरोप और भारत के बीच सीधे व्यापार संबंध का आधार डाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी लंबी समुद्री यात्रा केवल ये उल्लेखनीय आविष्कारों के कारण ही संभव हुई, मुख्यतः कंपास और एस्ट्रोलैब के कारण, जिनका प्रयोग यात्रा के दौरान आकाशीय पिंडों की ऊंचाई जानने के लिए किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ये बताया गया 1488 में था ये बार्थोलोम्यू जो दिराज जो केप ऑफ गुड का चक्कर लगा के आया था ना भारत की खोज के लिए। तो इसमें ये बताया गया ऐसी लंबी लंबी जो समुद्र की यात्राएं थी ना, तो उसको ना जो मेन इंस्ट्रूमेंट जो ये कंपास वगैरह थे ना, ये दिशा बताते थे, एस्ट्रोलैब, जिसकी सहायता से ये आकाशीय पिंडों की तारों की दिशा से हमारे देश तक पहुंच गए। क्योंकि ऐसे मान लो आप कहीं चल पड़ो नाव लेके, तो आपको कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना था, ऐसे पता नहीं लगेगा ना। तो उसी के लिए जो कंपास वगैरह था ना, ये जो डायरेक्शन बताता था, और जो एस्ट्रोलैब थी, इससे आकाशीय पिंडों मतलब तारों को देखकर इनकी दिशा पता लगाता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है, आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये लिखा हुआ है पिंडों की ऊंचाई जानने के लिए किया जाता था एस्ट्रोलैब का प्रयोग। आगे चलते हैं, अब देखते हैं। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा, जहाँ वहाँ से अरब सौदागरों के एक शक्तिशाली समूह का विरोध करना पड़ा, पर जैमोरिन जो एक हिंदू राजा था, पुर्तगालियों का स्वागत किया तथा उसे काली मिर्च और जड़ी बूटियाँ देने या साथ ले जाने की अनुमति दे दी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे देखते हैं, पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति से चौकन्ना होकर मिर्स के सुल्तान ने एक बेड़ा तैयार किया और उसे भारत की ओर भेजा। ठीक है फ्रेंड, जब ये इंडिया में आए थे ना, तब ये जो मिस्र का राजा वगैरह होगा, तो ये मतलब चौकन्ना हो गया, मतलब सतर्क हो गया कि भाई ये इंडिया में आ गए, क्या बता हमारे देश पे भी आ जाए। ठीक है फ्रेंड, तो इन्होंने एक बेड़ा तैयार किया और भारत की ओर भेजा। ठीक है फ्रेंड, आरंभ में इसे जीत मिली, मतलब आरंभ में जो भी इन्हें सैनिक वगैरह भेजेंगे उनसे जीत मिली और इसके बाद 1509 में पुर्तगालियों ने इस संयुक्त बेड़े को मात दे दी। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आरंभ में तो ये जीत गए होंगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आरंभ में इन्हें जीत मिली और इसके बाद क्या कहते हैं, डॉन अल माइदा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद जो पुर्तगाली सूबेदार था ना, यहाँ से पुर्तगाली सूबेदार डॉन अल माइदा, इसके बाद 1509 में पुर्तगालियों ने इस बेड़े को मार दे दी। ठीक है फ्रेंड, जो पुर्तगाली सूबेदार था ना डॉन अल्माइदा, इसकी नेतृत्व में सेना आई होगी और पुर्तगालियों ने इनको मार दे दी। आगे चलते, ठीक है फ्रेंड, समझ गए होगे, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड,
आरंभ में तो जो ये सुल्तान था ना, इसने बेड़ा भेजा था, इनको जीत मिली, लेकिन जो पुर्तगाली सूबेदार था ना, डोल अल्मायदा ने, ठीक है फ्रेंड, डोल अल्मायदा ने, इसके बाद पुर्तगालियों 1500 में पुर्तगालियों ने इस संयुक्त बेड़े को मात दे दी। ठीक फ्रेंड, ये ने मैंने लिख दिया है पेन से, डोल अल्मायदा ने इसके बाद पुर्तगालियों को मात दे दी। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखो लाइन बनाने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि इसलिए मैं साथ साथ करेक्ट करता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपके मन में द्वंद्व ना रहे। और वो कहते हैं ना कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक बाला जाए। ये पंक्ति अभी हाल फिलहाल में नीरज चोपड़ा के ऊपर लागू की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, बोली थी किसी ने, ठीक है फ्रेंड्स, कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, क्योंकि नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं ना जेवलिन थ्रो, तो द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ ही समय बाद अल्बुकर्क ने पूर्व में पुर्तगाल अधिकेंद्र क्षेत्रों का गवर्नर बनाया गया। ठीक फ्रेंड, अल्बुकर्क था, इसे पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 1510 में बीजापुर से गोवा को छीनकर अल्बुकर्क ने अपनी नई नीति आरंभ की। गोवा द्वीप एक उत्तर प्राकृतिक बंदरगाह और किला था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उसने ये लिखा है, उसने बीजापुर और दंदा राजौरी और दालो बंदरगाहों की नाकाबंदी करके उनको तबाह कर दिया, और इस तरह बीजापुर के समुद्री रास्ते ठप हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गोवा के आधार पर पुर्तगालियों ने कोलंबो, आचीन, ठीक फ्रेंड्स, कोलंबो तो श्रीलंका की पहले राजधानी थी। ठीक फ्रेंड, लेकिन इस आचीन का नाम याद रखना, यह सुमात्रा का पुराना नाम है, और मलक्का बंदरगाह के किले बनाए और तथा उनकी स्थिति को मजबूत किया। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे कुछ है नहीं हमारे लिए। आगे चलते हैं। गुजरात के व्यापार और तटीय क्षेत्रों को बढ़ते हुए पुर्तगाली खतरे को देखकर गुजरात के सुल्तान ने उस्मिया खलीफा से मदद मांगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये गुजराती बढ़ते जा रहे थे ना, तो गुजरात का जो सुल्तान था ना, उस्मानी खलीफा, गुजरात का सुल्तान था ना, उसने उस्मानी खलीफा से मदद मांगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है, से मदद मांगी। आगे चलते हैं। 1529 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की मदद के लिए सुलेमान रईस की कमान में एक बेड़ा भेजा गया। बहादुर शाह ने उसका खूब स्वागत किया। दो तुर्क अधिकारी को भारतीय नाम देकर इन्हें क्रमशः सूरत और द्वीप का सूबेदार बनाया गया। इन दोनों में रूसी खान ने आगे चलकर उस्ताद तोपची के रूप में भी काम किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये उस्ताद तोपची वही है जो बाबर की सेना में होता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये आगे जाके बाबर से मिल जाएगा। 1531 में पुर्तगालियों ने दमन और द्वीप पर हमला किया। ठीक फ्रेंड्स, रूसी खान ने हमले को नाकाम बना दिया। गुजरात तुर्क गठजोड़ के मजबूत होने से पहले हुमायूं ने गुजरात पर हमला कर दिया। बहादुर शाह ने बैसिन और पुर्तगालियों को दे दिया। ठीक फ्रेंड्स, जो बैसिन था ना, ये बहादुर शाह ने पुर्तगालियों को दे दिया। मुगलों के खिलाफ एक प्रतिरक्षात्मक आक्रमण गठन भी बनाया गया और पुर्तगालियों को द्वीप से निकालने की इजाज़त दे दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो बता देता हूँ, आप तो कहोगे ये स्पीड में ही पढ़ाने जा रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है। ठीक फ्रेंड्स, जो 1569 में गुजरात के जो सुल्तान थे ना, बहादुर शाह ने मदद के लिए सुलेमान रईस की कमान में एक बेड़ा भेजा। ठीक है फ्रेंड्स, और बहादुर शाह ने इनका खूब स्वागत किया। जो तुर्क यात्री थे ना, उनको भारतीयों का नाम देकर उन्हें द्वीप का सूबेदार बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों में रूसी खान ने आगे चलकर जो तोपची बन गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 1571 में पुर्तगालियों ने दमन और द्वीप पर हमला कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये रूसी खान था ना, ये हमले को नाकाम कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, गुजरात तुर्क गठजोड़ से मजबूत होने से पहले हुमायूं भारत पर हमला कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहादुर शाह ने तो इधर तो जो गुजरात का शासक था ना बहादुर शाह, इस पर हुमायूं हमला कर देता, तो बहादुर शाह ने बेबस होकर या मजबूर होकर जो बेसिन था ना, ये पुर्तगालियों को दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, दे दिया। मुगलों के खिलाफ एक प्रतिरक्षात्मक आक्रमण गठबंधन किया और पुर्तगालियों को द्वीप में किला बनाने की इजाज़त दे दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहादुर शाह भी इनसे मिल गया होगा, क्योंकि अब वो आगे थे मुगल, तो इन्होंने एक मतलब गठबंधन किया और पुर्तगालियों को द्वीप में किला बनाने की इजाज़त दे दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतीय समुद्रों में पुर्तगालियों के खिलाफ अपनी शक्ति नौसैनिक शक्ति का
क्या बोल रहा हूँ मैं। भारतीय समुद्रों में पुर्तगालियों के खिलाफ तुर्कों ने अपनी नौसैनिक शक्ति का बड़ी सबसे बड़ी 1536 में भेजी। ठीक फ्रेंड, जो बता रहा है जो भारतीय समुद्रों में ना पुर्तगालियों के खिलाफ जो ये तुर्कों ने अपनी जो नौसैनिक यानी नेवी भेजी होगी, सबसे बड़ी जो सेना भेजी थी वो 1536 में भेजी थी। ठीक फ्रेंड, सिंपल वे में समझिए। आगे चलते हैं। परंतु तुर्की को इससे पीछे हटना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, परंतु तुर्की वालों ने जो सेना भेजी थी उन्हें पीछे हटना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, आखिरी उस्मानी अभियान 1554 में अली रईस के नेतृत्व में भेजा गया। इन अभियानों में असफलता के कारण अत्यंत तुर्कों का रवैया बदल गया। 1566 में पुर्तगालियों और उस्मानियों ने अरब सागर में न हटकर मसालों और पूर्वी व्यापार में हिस्सेदारी का समझौता किया। ठीक फ्रेंड्स, तो मतलब ये भी असफल हो जाते हैं। तो इन्होंने 1556 में पुर्तगालियों से अरब सागर में ना हटकर मतलब समझौता कर लिया। मसाले मतलब 50-50 बांट लिया होगा। पूर्वी व्यापार में हिस्सेदारी का समझौता किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी पुर्तगालियों के साथ गठबंधन कर लेते होंगे। ऐसा बोलते होंगे कि पूरब का तुम ले लो, पश्चिम का हमें दे दो, दोनों व्यापार करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतीय व्यापार, सामाजिक और राजनीतिक पुर्तगाली प्रभाव। अब देखेंगे पुर्तगालियों के आने से हमारे इंडिया में क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, आरंभ में पुर्तगाली हिंद सागर के विशाल क्षेत्र को ठीक है, आरंभ में पुर्तगाली हिंद महासागर के विशाल क्षेत्र को और ना ही वहाँ व्यापारियों को नियंत्रण कर सके। ठीक है फ्रेंड, उन्होंने केवल कुछ बस्तियों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया या एक अधिकार बना सके और कुछ पर कर वसूल करे। ठीक है फ्रेंड, कुछ वस्तुओं पर कर लगा दिए होंगे। काली मिर्च, हथियारों, गोला बारूद और जंगी घोड़ों के व्यापार पर शाही एकाधिकार घोषित कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कुछ सबसे अधिक लाभदायक एशियाई व्यापार पर गुजराती और अरब व्यापारियों का वर्चस्व बना रहा। जैसे भारतीय कपड़ों के साथ चावल और शक्कर का व्यापार, जिनके बदले दक्षिण पूर्व में मसाले, पश्चिमी एशिया और सोना, घोड़े आदि चीन से रेशम और चीनी मिट्टी के और चीनी बर्तन लाते थे। ठीक है फ्रेंड, इनका वर्चस्व मतलब अच्छा रहा। यहाँ तक कि बताया गया है कि कुछ ऐसे सबसे अधिक लाभ एशियाई व्यापार पर गुजराती और अरब व्यापारियों का वर्चस्व बना रहा उनके आने से। ठीक है फ्रेंड, गुजरातियों के जैसे भारतीय कपड़ों के साथ चावल, शक्कर और व्यापार पर। ठीक है फ्रेंड, इनके बदले दक्षिण पूर्व एशिया से मसाले, पश्चिम एशिया से सोना और घोड़े और चीन से रेशम और चीनी मिट्टी और चीनी के बर्तन मंगाए जाते थे। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। ना ही पुर्तगाली गोवा को एशियाई व्यापार के ऐसे प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित कर सके जो गुजरातियों ने खंबात को और आगे चलकर सूरत को पीछे छोड़ दिया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब बताया गया गुजरात ने जो एशिया व्यापार था ना, जो उसमें गोवा को अच्छी तरह विकसित नहीं कर पाया। जैसे कि जो गुजरात का खंबात था ना, इसने आगे जाके सूरत को भी मात दे दी। मतलब ये ज़्यादा उस टाइम खंबात विकसित होगा गुजरात के अकॉर्डिंग। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन उन्होंने मालाबार के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य डाला। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन मालाबार पर इन्होंने कुछ अच्छा प्रभाव डाला हुआ। इधर केरल में ही आए थे ना ये, केलर मालाबार के तट पर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते पुर्तगालियों ने भारत और जापान के साथ अवश्य व्यापार आरंभ किया, जहाँ से तांबा और चांदी प्राप्त करते थे। ठीक फ्रेंड्स, उन्होंने फिलीपींस से भारत का व्यापार शुरू किया। फिलीपींस से पुर्तगाली भारतीय कपड़े लेकर दक्षिण अमेरिका जाते थे। ठीक फ्रेंड्स, वहाँ के बदले चांदी आती थी। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होगे, इसे शुद्ध हिंदी में ही लिखा है। ठीक फ्रेंड्स, समझाने लायक होगा, वहाँ मैं समझाऊंगा। यही है कि इन्होंने व्यापार जापान के साथ आरंभ किया, वहाँ से तांबा और चांदी आता था। फिर फिलीपींस से आरंभ किया, फिलीपींस में हमारे कपड़े जाते थे। फिर फिलीपींस से अमेरिका चले जाते थे और अमेरिका हमें बदले में चांदी देता था। पुनर्जागरण के काल में यूरोप में विकसित विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भारत लाने के लिए गुजरातियों का एक माध्यम का काम नहीं कर सके। ठीक है फ्रेंड, जो मैन हमारा भारत आज पिछड़ा हुआ है ना, वो इनकी वजह से पिछड़ा हुआ है। क्योंकि जो यूरोप में टेक्नोलॉजी और साइंस की खोजें हो रही थी ना, वो इंडिया में इनको लाना चाहिए था, बट ये लेके नहीं आए। ये अपना यही समुद्री व्यापार में काली मिर्च वगैरह ढोते रहे होंगे। जो वहाँ से जब ये आए थे ना, तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लेके आते इंडिया में, तो आज इंडिया भी अच्छी तरह विकसित हो गया होता। लेकिन अब फिलहाल छोड़ो, देर आए दुरुस्त आए। अब भी इंडिया टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट पेज है। ठीक फ्रेंड्स, पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण भारत में यूरोपीय तर्ज में जहाज निर्माण, सुधरी किस्मों के तोपें और चश्मे जैसी वस्तुओं का आरंभ हुआ।
पर पुस्तकों की छपाई, दीवार घड़ी जैसे पश्चिमी आविष्कारों का प्रसार नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये, जब ये पुर्तगाल इंडिया में आए थे ना, तो देखो पुर्तगालियों के कारण भारत में यूरोपीय तर्ज पर जहाज निर्माण, मतलब भारत में जहाज निर्माण वगैरह होंगे हुए कि उस टाइम समुद्री व्यापार ये ज़्यादा करते थे। सुधरी हुई अच्छी किस्मों की तोप, चश्मे जैसे वस्तुओं का प्रयोग हुआ, पर पुस्तकों की छपाई, दीवार घड़ी जैसे पश्चिमी आविष्कारों का प्रसार नहीं हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही बता रहे हैं कि अभी तक टेक्नोलॉजी वगैरह इतनी इंडिया में आई नहीं थी। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 10 आएगा। ठीक फ्रेंड्स, 10, 11, 12, 10 और 11 दो चैप्टर बचे हुए हैं, क्योंकि 12 से मैंने मुगल काल स्टार्ट किया हुआ था, वो ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 9वां चैप्टर था। इसके बाद जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, उसके बाद मैं शायद आपको मॉडर्न हिस्ट्री कराऊँ या फिर प्राचीन भारत कराऊँ। ठीक है फ्रेंड, आज तक मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री करा दूँगा इसके बाद। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पुर्तगाली वगैरह आ गए हैं, तो हम पुर्तगालियों से ही स्टार्ट करेंगे। ये आपके दिमाग में बनी रहेगी, क्योंकि प्राचीन भारत हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। नीचे हमारे लिए कुछ है नहीं, यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स। मैं आपको जल्दी सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा हिस्ट्री का। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि हमारा जो उधर चल रही है लूसेंट की जो बायोलॉजी है, उसका चैप्टर नंबर 2 मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो जाकर देख लें। और चैप्टर नंबर 10, देखिए ये है चैप्टर नंबर हमारा 10। इसमें हम जाएंगे 1400 से लेकर 1525 तक। ठीक है फ्रेंड, 1400 से लेकर 1525 तक जाएंगे, और फिर 1526 में तो बाबर आ ही जाता है, जो कि मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा, वो ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।